नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खुले बाबा केदार के कपाट खुलने के अवसर पर धाम में मौजूद रहे 20,000 भक्त। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी किया घोषित, निर्मला घैतोड़ी के नाम पर लगी मुहर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलजू मंदिर घोड़ाखाल में प्रदेश की खुशहाली के लिए की पूजा अर्चना। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, चंपावत उपचुनाव से ठीक पहले जोत सिंह बिष्ट ने छोड़ी पार्टी। मसूरी टिहरी बाईपास पर टेम्पो ट्रैवल और एक कार के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, कई लोग घायल। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच आज 6:25 पर ग्रीष्मकाल के लिए विश्वविख्यात बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ भगवान के कपाट केदारनाथ ट्रैवल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा और विधि विधान से खोले। आपको बता दें कि 6 महीने के इंतजार के बाद आज बाबा केदार के भक्तों की मुराद पूरी हो गई है। 6:25 पर भक्तों के लिए बाबा केदार के द्वार खोल दिए गए हैं। आज सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद मंदिर के द्वार खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही संपूर्ण केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजयमान हो उठी। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि निर्मला घैतोड़ी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। निर्मला घैतोड़ी पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी है, जिन पर कांग्रेस ने चंपावत में होने वाले उपचुनाव में भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोड़ाखाल में आयोजित गोलजू संदेश यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए गोलजू महाराज से प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलजू महाराज मंदिर में प्रार्थना की और भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। गुरुवार का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। अलकनंदा होटल का दोनों राज्यों के बीच 21 वर्षों पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार के अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंप दी। हरिद्वार गंगा किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तराखंड और यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल के बराबर में यूपी सरकार द्वारा नवनिर्मित भागीरथी होटल का शुभारंभ भी किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है। कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कैसे किया है। अलकनंदा होटल का हो चुका है, इससे पहले रोडवेज की समस्या, वन निगम से जुड़ी हुई समस्या, आवास विभाग से जुड़ी हुई समस्या। जब हम नवंबर 21 में मिले थे उस समय हम लोगों ने इन सभी का समाधान किया था। और आने वाले समय में जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उसका भी समयबद्ध ढंग से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारने की कार्रवाई भी दोनों लोग मिल करके करेंगे। आज इसी दिन से यहाँ पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा। और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ के इस अलकनंदा होटल के लिए पिछले 21 वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी, अब उस होटल को उत्तराखंड सरकार स्वयं संचालित करे। ये प्रॉफिट मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा संस्था है और अच्छा एक होटल है ये। और हरिद्वार और उत्तराखंड में तो अब 4 धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही। बहुत वक्त पर आ रहा है। 2 धाम की यात्रा खुल चुकी है। कल और परसों केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी प्रारंभ होगी। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा के लिए यहाँ पर आएगा। उन्हें अच्छी सुविधा यहाँ पर देने में ये होटल बड़ी मदद करेगा। और केवल उसी में नहीं, यहाँ पे हरिद्वार में तो वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, स्वर्गाश्रम में और आसपास के क्षेत्रों में ढेर सारी अन्य संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है वह उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तराखंड के विकास को भी
और तेजी से आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे तमाम नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मित्रों, आज ये कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और हम विश्वास करते हैं कि मिल करके आपसी सहमति से इन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम हैं, बैराज है, बनबसा का बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी गतिविधियाँ जिनको चलने में अनावश्यक रूप से कई बार अड़चनें आ जाती थी उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने वहीं पर तत्कालिक रूप से उसी बैठक में कर दिया था। इसके साथ साथ जो वन विकास निगम का हमारे यहाँ पैसा मिलना था वो पैसा भी उसी दिन हमको मिल गया था और इसके साथ ही जो परिवहन निगम का पैसा था, खाद्य विभाग की कुछ चीज़ें थी, उन सभी का समाधान हो गया है। वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ जो नहीं चल पाती थी, जो गंग नहर हो, चाहे हमारा नानक मता का डैम हो, इसके साथ साथ बैगुल डैम हो, उन सभी पर हो गया है। और आज आपने देखा आप सबके समक्ष एक उदाहरण कि 2 सरकारें एक होने से और डबल इंजन ट्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे, ट्रिपल इंजन, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला जो समाधान नहीं हो पा रहा था, जो उलझन थी, उसको सुलझाने का काम किया है। दिन रात हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है। जितने भी साधु संत सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का उद्घाटन हो गया है और हम लोगों ने सबने यहाँ भोजन किया। भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। भाजपा द्वारा पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने की औपचारिकता भी पूरी कर दी गई है। आपको बता दें कि 31 मई को वोटिंग और 3 जून को परिणामों की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा चंपावत उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है और जिस प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार से चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और सामने कोई प्रत्याशी टिकता दिख नहीं रहा है। प्रदेश के कृषि, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी टिहरी जनपद के भ्रमण पर पहुंचे। विधानसभा नरेंद्र नगर, जहां उन्होंने हिंडोला खाल स्थित ग्रोथ सेंटर और कुंजापुरी क्लस्टर व्यायात सहकारिता आगरा खाल का निरीक्षण किया। कुंजापुरी क्लस्टर के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायत के 61 महिला समूह पंजीकृत हैं, जिनमें 347 महिलाएं उक्त क्लस्टर्स के अंतर्गत कार्य करते हुए स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर सूबे के मंत्री ने ग्रोथ सेंटर और कुंजापुरी क्लस्टर स्वायत्त सहकारिता से जुड़ी महिलाओं से उनके स्थानीय उत्पादों की खास जानकारी ली और इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि महिला समूह स्थानीय उत्पादों को प्रोसेस कर मार्केटिंग करते हुए स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर है। जो पहाड़ के उत्पाद हैं उसकी पूरे देश के अंदर बहुत डिमांड है। जो मोटा अनाज जैसे हमारा झिंगुरा हो गया, बाजरा हो गया, जो कभी जिसको पहले गरीब लोग खाया करते थे, हमारा लाल चावल हो गया, आज हेल्थ की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि आज बड़े बड़े 5 स्टार्स में हर जगह उसकी डिमांड है और मोदी जी भी मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाज के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं और मुझे भी मंत्रालय संभालने में बहुत थोड़ा समय हुआ, मैं भी लगातार इस पर फोकस कर रहा हूँ। और
हमने निर्णय किया है कि हम प्रदेश में चकबंदी लागू करेंगे, क्योंकि आज देखने में जाता है कि आज हमारा एक खेत यहाँ पर है, एक खेत 4 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ से पलायन हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। सहायता समूह का क्लस्टर है, मार्ग क्लस्टर यहाँ पर है, जिससे कि 65 के आसपास जो हमारे स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए हैं, कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और बृहद स्तर पर ये अपने उत्पादों को भी पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम भी अपने एंड से मशीनों के द्वारा इनको सहयोग दे रहे हैं। उसमें माननीय मंत्री जी के आगमन से इनको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। भंडारी है, मैं कुचुकुड़ी क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ और हमारे इसमें 8 ग्राम संगठन जुड़ी हुई है, जिसमें 61 समूह है और 347 महिलाएं काम करती है। इस क्लस्टर में अब 7 महिलाएं यहाँ कार्य करती है। आज हमारे बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्री गणेश जोशी जी आ चुके हैं, जो हमारे आने वाले काम के लिए हमारे मार्गदर्शन की भी वो कर रहे हैं, जो हमें अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम अपने क्लस्टर को कैसे चलाएं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों को वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों का राशन हड़पने वाले फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनसे अब तक लिए गए राशन की वापसी करने की भी तैयारी की जा रही है। लोग जब चुनाव के दौरान में भी थे और लगातार जब अभी एज ए खाद्य मंत्री मेरे पास में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार की मिलती रही है कि मैडम हम पात्र हैं और पात्र होके जो है हमारे पास में पीला कार्ड है और जो अपात्र है उसके पास में गुलाबी कार्ड है या उसके पास में सफ़ेद कार्ड है। तो इस प्रकार का शिकायतों की मेरे पास में भरमार है और क्षेत्र भ्रमण में भी स्वाभाविक रूप से जो है इस प्रकार से हमें बार बार रूबरू होना पड़ता है कि प्रधान जी ने हमारा कार्ड जो है वो पीला बना दिया या हमारा APL बना दिया हमारे को, जबकि हम BPL थे। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जब हम ये कहते थे कि आप बैठकों में इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाइए, तो लोग एक दूसरे का बुरा न बनने की सोचते हुए उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं खोलते थे और वो कह सकती हूँ कि वो अपात्र पर लगातार वो कार्ड बना रहता था और पात्र चिल्लाता रहता था। इसका हल किस प्रकार से निकाला जाए, तो मैंने एक कोशिश करी है एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ में 31 मई तक का हमने समय दिया है कि लोग स्वयं ही, अपात्र व्यक्ति स्वयं ही जो है कार्ड को सरेंडर कर दे। अन्यथा यदि वो समय के बाद में सरेंडर करेगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत में FIR दर्ज करने से लेकर और गरीब व्यक्ति का राशन जितने समय तक उसने खाया होगा वो सब वसूलने का काम हम बाकायदा करेंगे। तो इसलिए जो है एक ये आगाह भी है और ये संदेश है कि गरीब का अन्न जो है एक अपात्र व्यक्ति नहीं खा सकता। सरकार गरीब के साथ खड़ी है और जिसका अधिकार है, गरीब का अन्न का अधिकार जो है हम किसी को छीनने नहीं देंगे, उसको हम जो है सुनिश्चित करने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति शिकायत करेगा उसका नाम कहीं पर भी उजागर नहीं होगा। शिकायतकर्ता अपना नाम भी दे सकता है और अथवा नाम नहीं भी दे सकता है, लेकिन जिसको अपात्र मानेगा उसकी सटीक जानकारी देने का वो कष्ट करे। और झूठी सूचना देने वालों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे यदि उनकी सूचना झूठी आई, क्योंकि कई बार हम लोग फेक चीज़ें भी देखते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह निवेदन रहेगा आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी, आपके पास में इस प्रकार की कोई सूचना है तो आप भी जो है उस टोल फ्री नंबर पर देने का काम करें, ताकि जो है एक हमारी मुहिम की गरीब का अधिकार अन्न प्राप्त करना उसको हम सुनिश्चित कर पाए। भगवान बद्री विशाल के नित्य अभिषेक में प्रयोग किए जाने वाले तिलों का तेल गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा कल लक्ष्मी नारायण मंदिर ढीमर से चलकर कर्णप्रयाग, कालेश्वर, लंगासू, सोनला, नंदप्रयाग होते हुए चमोली पहुंची। इस दौरान भक्तों ने भगवान बद्री विशाल का तिलक लगाकर पुण्य अर्जित किया। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के साथ चल रहे पुजारियों का कहना है कि आज 6 मई को योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा विश्राम करेगी और 7 मई को पांडुकेश्वर से चलकर ये यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 8 मई को कपाट खुलने से पहले ये तिलों का तेल भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आज 5 तारीख को 5 मई को जो है हम लोग जो है श्री भगवान बद्री विशाल की ओर दूसरे पड़ाव की ओर चल पड़े। तो आज की हमारी यात्रा भगवान नरसिंह मंदिर में जोशी मठ में रहेगी। तत्पश्चात कल सुबह जो है
वहाँ पर गाड़ू घड़ी की पूजा होगी, भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी, नरसिंह मंदिर की पूजा होगी, भोग प्रसाद लगेगा। और भोग प्रसाद के पश्चात जो है कल सुबह 6 तारीख परम पूज्य रावल जी, गाड़ू घड़ी और आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ हमारे पुजारीगण दूसरे पड़ाव के लिए पांडुकेश्वर पहुंचेंगे। पांडुकेश्वर योग ध्यान मंदिर में 6 तारीख को वहाँ विश्राम होगा। 7 तारीख प्रातःकालीन वहाँ पे पूजाएं होंगी, भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी। उसके बाद भोग प्रसाद लगेगा, भगवान बद्री विशाल को भोग चढ़ाया जाएगा। और 7 तारीख को हमारी गाड़ू घड़ी परम पूज्य रावल जी के साथ व आचार्य जी के साथ वहाँ बद्रीनाथ धाम में पहुँचेगी। और 7 तारीख को हम लोग वहाँ विश्राम करेंगे। 8 तारीख जो कि इस बार जो है मुहूर्त निकला हुआ है सुबह 6:15 बजे का। 8 तारीख सुबह हमारे पुजारीगण भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुँचेंगे सुबह स्नान ध्यान करके। और ये यात्रा हमारी जो तेल कलश यात्रा है, ये नरेंद्र नगर राजमहल से चलकर हमारे डिम्बर में इसका वो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में गर्भ में स्थापना हुई थी। और इसके बाद आज हमारा जो दूसरे चरण की यात्रा है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में आज रात्रि विश्राम होगा। सुबह नरसिंह भगवान के यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद रावल जी और सहित सभी देवी देवताओं के सहित हम यहाँ पे पांडुकेश्वर में योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में हमारा रात्रि निवास होगा। और उसके बाद 7 तारीख को नारद जी उत्सव मूर्ति हमारी और तेल कलश गाड़ू घड़ा महामहिम रावल जी के साथ हम लोग बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। और 8 तारीख को सुबह 6:15 बजे पर कपाट खुलेंगे और ये गाड़ू घड़ा तेल कलश वहाँ पर हमारा स्थापित होगा। जो तेल कलश है ये तिलों का तेल होता है और ये भगवान का जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के बाद ये नित्य प्रयोग में लाया जाता है। नित्य अभिषेक के बाद भगवान का लेपन किया जाता है इसके बाद। और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों से आग्रह करता हूँ कि वो आएँ, बद्रीनाथ धाम में आए और भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय बद्री विशाल। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास के पास वाला हिंसार के मुख्य चौक पर जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान की लापरवाही का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। सड़क किनारे हुए गड्ढे के कारण कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता परमवीर खरोला ने बताया 3 महीने पूर्व जल निगम द्वारा पेयजल की लाइनें बिछाई जाने को लेकर सड़कों को खोदा गया था, जिसके तहत जेसीबी द्वारा गलत तरीके से मुख्य सड़क का किनारे वाले हिस्से को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पेयजल लाइन डालने के बाद सड़क का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन जेसीबी द्वारा गलत तरीके से तोड़ी गई सड़क के किनारों का भाग को मरम्मत नहीं की गई, जो दुर्घटना का कारण बनी हुई है। आज से 3 महीने पहले जो पेयजल वालों जो लाइनें डाल रहे थे इसमें गलती से उन्होंने इस साइड पे रोड की साइड पे जो जेसीबी चला दी थी, जिससे ये पूरी रोड और जो 20 फुट की रोड है 7-8 फुट पे क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस रोड पे हमेशा जो है दुर्घटना का भय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड के मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका भी यहाँ कैंप कार्यालय है बगल में। कई लोग उनके घर पे आते हैं। 4-5 स्कूलों का रास्ता ये है, कई हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। 2-3 गाड़ियाँ यहाँ से फंस चुकी हैं यहाँ पर कोई हम इस चीज़ की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जबकि हमने कई बार संबंधित अधिकारियों को हमने संज्ञान में लाया कि हाँ भैया ऐसी रोड टूटी है, कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन कोई अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। सर इसमें आगे का हमारा ये है कि कल हम एसडीएम साहब को इसमें ज्ञापन देंगे और तो 1 हफ्ते के अंदर जल निगम या जल संस्थान जिसका भी ये काम है अगर इसे पूरा नहीं करता तो यहाँ एक उग्र आंदोलन होगा। राज्य की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते चारधाम यात्रा बस टर्मिनल पर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों सहित यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भारी भीड़ के बीच मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर यात्रा प्रशासन, परिवहन मंत्री और गणमान्य नागरिक यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों से व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं पर संवाद करने से बचते दिख रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है कि हमको आज जाना था, तो आज हम कैसे जाएंगे, ये कुछ दिक्कत है चारधाम की यात्रा में। तो बस ऐसा ही कुछ है दिक्कत। तो अभी आज रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमको जाना भी है आज, वही थोड़ा दिक्कत। कमलेश है, मैं हरियाणा से आई हूँ और हम लोग 7 बजे से लाइन में लग रहे हैं और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं और इन लोगों का काम बहुत ढीला है, ये लोग कर ही नहीं रहे। खिड़की पे 2-2 जने लग रहे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करके दे रहा। सब लोग बड़े परेशान हैं, क्या करें बताओ। और पुरुष एक ही लाइन में लग रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन के हमारे को क्या फायदा, प्रशासन का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। बड़े और अनपढ़ सब एक ही हो रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थगंज के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में उत्तराखंड नई शिक्षा निधि के तहत निपुण शिक्षा अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही बीते 2 वर्ष के कोरोना काल के चलते देश भर में लॉकडाउन होने और विद्यालयों के बंद किए जाने से जो स्कूली छात्रों की पढ़ाई और सीखने के स्तर को जो नुकसान हुआ है इस पर और रिकवरी पर चर्चा और अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए।
नई शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत कर अभियान करके एक प्रोग्राम है जिसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई यहाँ पर। और ये जो शिक्षण है, ये प्रशिक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि कोविड के दौरान जो बच्चों के सीखने के स्तर में जो लॉस हुआ है उसका रिकवरी कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आज ये बैचवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आज प्रभारी जो प्रधानाध्यापक हैं वो 47 विद्यालयों से आज प्रतिभाग कर रहे हैं। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर मंकी बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी उपजिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंकी बैंड के पास अचानक मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और पैराफीट से टकराते हुए खाई में जा गिरी। मसूरी पुलिस ने बताया कि कार सवार लोग उत्तरकाशी से शादी समारोह में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे। पूरी घटना की जाँच की जा रही है। सतपुली नगर पंचायत की नालियां कूड़े कचरे से भरी हुई है। इस मामले में नगर पंचायत सतपुली के अधिशासी अभियंता ने कहा कि नगर पंचायत सतपुली के अंदर नेशनल हाईवे 534 जो कार्य हो रहा है, उसी वजह से गंदगी का ढेर मचा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की नहीं बल्कि नेशनल हाईवे की है। अभी जो नालियां हैं उनमें काफ़ी टूट हो रखी है। नालियों का जो है वो रिपेयर किया जाना है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, और जो नालियां हैं उनकी प्रॉपर सफाई की जाती है। देखिए मैडम, अभी हमने आपको विजुअल्स दिखाई, वो पूरे मार्केट की भी हैं, पीछे की भी है, बीच की भी है, कोई सभी तो ऐसा नहीं है ना, सभी NH की। कहीं जगहों पर ऐसा होता है कि सफाई करने के बाद जो स्थानीय वहाँ पर दुकानदार होते हैं, कभी अपनी दुकान की सफाई करने के बाद कचरा उनके द्वारा नाली में फेंक दिया जाता है, लेकिन उसे तुरंत ही साफ करवा दिया जाएगा। और मैंने जो शौचालय है वो जो मेन मार्केट में है वो तोड़ करके रख दिया गया है नगर पंचायत के द्वारा ही, और जो दूसरा पंचायती शौचालय है उसके भी दरवाजे उखड़ रखे हैं। तो क्या ऐसे में जो अभी यात्रा सीजन है उसमें पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो शौचालय की क्या व्यवस्था है? जो शौचालय है उसकी अभी वर्तमान में ही उसकी मरम्मत का कार्य जारी है, उसकी शीघ्र ही मरम्मत करवा दी जाएगी। जी, नगर पंचायत बने हुए हैं 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और स्वच्छता की दृष्टि से जो आप बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता की दृष्टि से खाली एक भीड़ बड़ी है सफाई कर्मचारियों की, और सफाई कर्मचारी भी वो भी कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको मानदेय मिलता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा भी की थी और उसमें एक शायद विधेयक भी आया है कि प्रत्येक जो ये अपने कर्मचारी हैं इनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा पैसा। लेकिन मेरी बहुतों से बात भी हुई थी, बहुत लोग मेरे पास भी आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना करा कि हमको स्पष्ट मना कर दिया गया है कि आपको ये नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या मानक हैं क्या नहीं ये तो विभाग जान सकता है, और प्लस नगर पंचायत के अधिकारी लोग बता सकते हैं ज़्यादा। लेकिन स्वच्छता की जहाँ तक बात की जाए तो स्वच्छता के लिए जितना यहाँ पर ढिंढोरा पीटा जाता है उस हिसाब से उतना अभी खरा नहीं उतर पाए। और ये नगर पंचायत सतपुली 5 विकास खंडों का सेंटर है, और ये NH 534 ये भी इस रूट इधर से भी बहुत से यात्री लोग जाते हैं यात्रा पे, और 5 विकास खंडों का सेंटर है, तहसील यहाँ पर है, सभी प्रकार के यहाँ पर संसाधन हैं। तो जिस हिसाब से यात्रा रूट में मेरे संज्ञान में आया कि एक हम शौचालय जो मेन मार्केट में था थाने के पास में, तो शौचालय को नगर पंचायत के द्वारा तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद काफ़ी समय हो चुका है। अब वो ये मेरे संज्ञान में अभी पूर्णता नहीं है कि किसकी सह पे तोड़ा गया और क्यों वो बनाया नहीं जा रहा है, जबकि पर्यटन मंत्री जी का फोकस इतना ज़्यादा है यात्रा रूट पे। पर्यटन मंत्री जी की बातों को से मैं बहुत प्रभावित भी हुआ कि जिस हिसाब से उन्होंने अधिकारियों को बहुत हड़काते हुए और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को या किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पर बहुत सी दिक्कतें, जितने भी लोग यात्री हों, सतपुली के स्थानीय निवासी हों, व्यापारी हों, सबको शौचालय की दिक्कत हो। वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे पेशाब घर था, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद अभी तक उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, और ना वहाँ पर कोई पेशाब घर दोबारा से बनाया जा रहा है। फिर दूसरी बात, पूर्व विधायक माननीय तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा जब मैं स्वयं ग्राम प्रधान था सतपुली में,
तो उनके द्वारा एक शौचालय का निर्माण नीचे ये चौहान होटल जी के बगल में बनाया गया था। तो मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो नगर पंचायत को हैंड ओवर नहीं हो, या तो उन लोगों को ज्ञान नहीं है या तो उन लोगों को शायद इस विषय में पता नहीं है कि ग्राम पंचायत की जितनी भी संपत्ति या जो भी चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी काम वो स्वतः ही नगर पंचायत बनते ही स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें किसी का कोई वो नहीं होना चाहिए कि हमको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये कोई परिसंपत्ति का बंटवारा एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का तो है नहीं, एक ही ग्राम पंचायत है, एक ही नगर पंचायत है। और नगर पंचायत जब बनी थी तो इसमें जितने भी अधिकारी लोगों ने जो भी चीज़ें नगर पंचायत की को पहले ही स्वतः ही नगर पंचायत में ट्रांसफ़र हो गई थी। तो ये गलत मानक है, ये गलत बोलना है। वो कचरे निदान की भी व्यवस्था यहाँ पर ठीक से नहीं है, उसके लिए भी मैंने एक बार पहले भी बोला था। वो एनजीटी के पता नहीं किस हिसाब से तो क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसकी भी पूर्ण रूप से जो रिफिलिंग होनी चाहिए, जैसा वो कचरे के लिए स्पॉट होना चाहिए, वो भी अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। वो बिल्कुल नदी के बगल में डाला जाता है, एक दीवार सी लगाकर उसके बगल में वो कचरे को जलाया जा रहा है। जनपद अल्मोड़ा में मादक तस्करी का चेकिंग अभियान जारी है। वहीं एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय द्वारा चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट पुलिस ने इवनिंग स्टॉर्म अभियान एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में थाना सल्ट के चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से एक बैग में 40 पाउच अवैध कच्ची शराब और एक प्लास्टिक के कट्टे में 48 पाउच देसी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना सल्ट में आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया है। मसूरी टिहरी बाईपास स्थित नाबा पैलेस होटल के पास एक टेम्पो ट्रैवल और एक कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार और टेम्पो सवार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धनौल्टी से देहरादून लौट रहे टेम्पो ट्रैवल से देहरादून से धनौल्टी आ रही कार की टिहरी बाईपास नाबा पैलेस होटल के पास मोड़ पर जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार लोग भी घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो में सवार 9 लोग भी घायल हो गए, जिनको मामूली रूप से चोटें आई है। बताया जा रहा है कि कार में सवार युवक शराब के नशे में था और मोड़ पर कार को नियंत्रित नहीं कर पाया और दूसरी ओर से आ रहे टेम्पो ट्रैवल से जा टकराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं कार सवार लोगों को मसूरी कोतवाली लाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ की गई। गाड़ी काफ़ी तेज थी, कुछ नहीं तो 60 या 70 की स्पीड पे तो हो गई और वो एकदम स्किड करके उस पर लगे है। हाँ, टेम्पो ट्रैवल पे। हाँ जी, वो मेरे को ठोक के लेके चले जाता है, वो पूरा रॉन्ग साइड आया था। पौड़ी विकासखंड के लवाली नाय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर के आयोजन को गंभीरता से न लेने पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने नाराजगी जताते हुए दोबारा से शिविर आयोजित करने को कहा। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी समस्याओं का उनके ही क्षेत्र में निस्तारण को लेकर सरकार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करती है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी जनता पर भारी पड़ जाती है और इस प्रकार के शिविर मजाक बन जाते हैं। आज जो पहला शिविर था, पहला उद्घाटन होना था, तो ये शिविर जो है जिलाधिकारी और सीडीओ की अध्यक्षता में होना था। उन लोगों से मेरी ये बात हुई थी, जब बात शिविर करने की हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये ठीक है, अध्यक्षता उन्हीं की होनी थी, सीडीओ और डीएम की, दोनों में से कोई रहना उपस्थित था। लेकिन कोई ज़रूरी काम होगा तो नहीं आ पाए, वो छुट्टी पे है। और ये है ना, तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लेकिन शिविर का मतलब होता है कि वहाँ पर सभी इंस्टॉल लगने थे, अलग अलग इंस्टॉल लगने थे और जनता आती अपने इंस्टॉल में जाती, जिस विभाग से संबंधित होती वहाँ पे अपनी समस्या का निदान करते। लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पे हुई नहीं इस समय, पहली बार है। इस बार हमने भी माफ़ी दी है, अगली बार जो है पहला जब दूसरा शिविर होगा तो ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। अधिकारियों ने भी इस चीज़ को माना है। अरे लगभग तो सभी लोग हैं जो संबंधित विभाग हैं जनता से जुड़े हुए, लेकिन जनता में थोड़ा सा प्रचार प्रसार कमी है, नहीं लोगों को सूचना है और अगली बार से ये सूचनाएं पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से शिविर आयोजित किया जाएगा। तो हमको जो है 3 बजे करीब जो है बहुउद्देशीय शिविर के बारे में चिट्ठी प्राप्त हुई है कि कलवाली में जो बहुउद्देशीय शिविर लगना है। तो उसके बाद जो है हमने उस हिसाब से तैयारी की है। तो आज भी हमने जो यहाँ पर काफ़ी लोगों को बुलाया है, इसमें काफ़ी लोग उपस्थित हो रखे हैं। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी आए हुए हैं और पब्लिक भी आई हुई है। तो उनका हम जो है जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण कर रहे हैं। कई गाँव के लोगों को सूचना नहीं मिल पाई है, अब समय कम मिला, समय पे जो है हमें सूचना नहीं मिली।
ऋषिकेश की गौरा देवी तहसील चौक के पास, जहां दोपहर लगभग 2 बजे गुमानीवाला स्थित डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल की एक बस स्कूली बच्चों को छुट्टी के बाद घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान अचानक बस बीच सड़क पर खराब होकर बंद हो गई। बस चालक ने बस को स्टार्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी में बच्चे बस के अंदर परेशान नजर आए। काफी देर बाद दूसरी बस का इंतजार किया गया, तब जाकर बच्चों को उनके घर छोड़ा गया। सवाल ये उठता है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से बस सुविधा के नाम पर मोटा शुल्क ले रहा है और वहीं दूसरी ओर बदले में बीच सड़कों पर खराब होती बसें बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। वहीं बस की दुरुस्तता की बात करें तो जहां खराब होती बस प्रबंधन की लापरवाही को दर्शा रही है, वहीं परिवहन नियमों का पालन भी स्कूल संचालक द्वारा नहीं किया जा रहा है। बस के टायर पर गौर किया जाए तो रबर चढ़े टायरों पर मासूम स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है, जिन पर न तो अभिभावक ध्यान दे रहे हैं और न ही परिवहन विभाग के अधिकारी ही गौर कर रहे हैं। ऐसे में मासूम स्कूली बच्चों की जिंदगी से बस सुविधा के नाम पर स्कूल प्रबंधन खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा महिला समूह के उत्पादों के विपणन के लिए यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर स्थानीय उत्पादों के विपणन की योजना बनाई गई है, जिसके लिए यात्रा मार्ग पर 13 स्थानों का चयन कर स्थानीय महिला समूह को स्टॉल उपलब्ध कराई गई, जिनके माध्यम से महिला समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन हिलांस ब्रांड के अंतर्गत किया जाएगा। 13 स्थानों के लिए मनेरी, नलूना, धरासू, भटवाड़ी आदि विभिन्न समूहों को स्टॉल का वितरण किया गया। मसूरी देहरादून मार्ग पद्मिनी निवास के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। वहीं उसकी चपेट में एक कार भी आ गई। बस में सवार 30 छात्र और 3 शिक्षक सहित बस का कंडक्टर और ड्राइवर भी थे, जिसमें से 2 शिक्षक और 5 छात्र घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी लोगों को बस से रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया। अच्छा, ये बस में 30-34 लोग थे। तो ये बच्चे हैं, बीटेक के बच्चे हैं। ये लोग मुजफ्फरनगर से आए थे, घूमने के लिए आए थे मसूरी। तो बाद घूमने के बाद ही वापस जा रहे थे। तो बता रहे कि इन्होंने भी बताया, सब लोगों से हमारी बात हुई, तो ड्राइवर भी बता रहे कि बस ब्रेक फेल हो गए थे, जिस वजह से बस नीचे खाई में चली गई। और बच्चे, बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। बच्चे 2-4 बच्चे हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी है। 108 के माध्यम से इनको हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है और हॉस्पिटल के बाद ये लोग अपनी तैयारी करें, इनको अपना वापस जाना है। बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, पूरा हादसा किस तरीके से पेश आया होगा? ये बसें आ रही थी, दरअसल में एक ढलान भी है। ढलान की वजह से ये बस चालक का कहना है कि ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ब्रेक नहीं लग पाए थे, जिस वजह से ये घटना घटी है। बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। एक और जहां सरकार शहीदों के गांव घर की मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। शहीद की शहादत को सम्मान दिया जा रहा है। शहीदों के नाम पर स्कूल, सड़क का नाम रखा जा रहा है। मेमोरियल बनवाकर शहीदों को याद किया जा रहा है। वहीं चमोली जिले के थराली विकासखंड के सुनाव निवासी एक पूर्व सैनिक महावीर सिंह भी हैं, जो अपने भाई की शहादत को सम्मान दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन आज तक न तो इन पत्रों का कोई जवाब आया और न ही उनके शहीद भाई की शहादत को उचित सम्मान मिल सका। बड़े भाई जो है 1963 की लड़ाई में 1963 में भर्ती हुए थे 8 रेजिमेंट और 1965 में अविवाहित खत्म हो गई, जैसे भारत पाक युद्ध में शहीद हो गई। उनके नाम से अभी तक ना मेमोरियल बना है ना कुछ हुआ है। पहले कोई पत्राचार आपने भी पत्राचार बहुत कर चुका हूँ। आज भी आपने उपजिला विज्ञापन दे दिया है। मेरी मांग है कि वहाँ पर कुछ बनाया जाए या स्कूल का नाम शहीद के नाम से हो। जी, हम आपको बताना चाहेंगे हमारे ग्राम पंचायत सुनाव मुल्ला के केसर सिंह भंडारी जी, जो कि सन 1963 में इंडियन भारतीय सेना में ज्वाइन हुए थे, जुड़े थे और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। और जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो उसके बाद आज तक, तब से आज तक हमारे मतलब उनकी शहादत को कोई भी नाम नहीं मिल पाया है। हमारी समस्त ग्राम पंचायत की यही मांग है भारत सरकार से कि उनकी वीरगति को, उनकी शहादत को व्यर्थ ना जाने दें। उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में उनके नाम का कोई स्मारक बने या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत का राजकीय इंटर कॉलेज है या कोई अन्य विद्यालय है तो उसका नाम शहीद के नाम से दर्ज हो। ये मेरी नहीं समस्त क्षेत्र की और समस्त ग्रामवासियों की अपील है भारत सरकार से।
गरुड़ क्षेत्र के विख्यात सरस्वती शिशु मंदिर गरुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश उपाध्याय ने बताया कि इस उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में छात्र कार्यकारिणी शिशु भारती का गठन किया गया, जहाँ छात्र छात्राओं को अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। सिद्धार्थगंज के ग्राम पंडरी में स्थित हजरत लौसारी बाबा का 10 दिवसीय उर्स ए पाक कोविड काल के बीतने के बाद इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हजरत लौसारी बाबा के उर्स का पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अतीत अहमद ने फीता काट कर शुभारंभ किया, साथ ही लोगों को बधाई दी। लौसारी बाबा का 10 दिवसीय उर्स ए पाक का 5 मई से 15 मई तक आयोजन किया जाएगा। वहीं उर्स में कवालियों का भी प्रोग्राम किया जाएगा। यही कहना चाहूँगा, जैसे मुझे लगता है कई सौ सालों से लगभग यहाँ पर लगातार बाबा का उर्स हो रहा है और दूर दूर से यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं अपनी मुराद मांगने आते हैं और लगभग जितने भी लोग हैं मैं ये मानूंगा कि काफ़ी हद तक लोगों की यहाँ मुरादें पूरी भी होती हैं। सब लोगों को मेरा यही संदेश है कि भाईचारा बना के रखें और जिस तरह से श्रद्धा से पहले आते रहें और आते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।